गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्केन्स जो होते हैं उनको हमने शुरू कर रखा था। और एल्केन्स में हमने पढ़ा था कि एल्केन्स जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें हमने इनके नेमिंग जो है वो हमने की थी। अब हम इसी क्रम में एल्केन्स में जो आइसोमेरिज्म है उसकी हम बात करेंगे। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। तो इसमें एक आइसोमेरिज्म होती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म CI। देखो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म जो फिनोमेनन की हम बात करते हैं ये क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी कंपाउंड्स की फॉर्म्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉन्डिंग का टाइप है वो चेंज हो जाए, या फिर उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो। तो ऐसे कोई कंपाउंड्स या ऐसे कोई कंपाउंड्स की फॉर्म्स जिनके बीच में या तो बॉन्डिंग का टाइप चेंज हो या फिर उनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो चेंज होता है, लेकिन इन कंपाउंड्स या इन फॉर्म्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और जिनमें ये चेंज होता है उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ जो हम चेन आइसोमेरिज्म कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनकी चेन जो है, प्रिंसिपल जो चेन है हाइड्रोकार्बन की वो चेंज होगी। इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म जो है वो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगी। तो चेन आइसोमेरिज्म में पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। The compounds having same molecular formula but different principal chain are called chain isomers, and the isomerism exhibited by them is called chain isomerism। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। चेन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रिंसिपल चेन, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, एंड द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय सच कंपाउंड्स इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10 ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन के हम चेन आइसोमर्स बनाते हैं। चेन आइसोमर्स का मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि उनमें जो प्रिंसिपल चेन हम लेते हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए।
लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ब्यूटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ओके, तो हम ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहला हम आइसोमर बनाते हैं n ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है n ब्यूटेन। n ब्यूटेन, यहाँ जो n है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। ओके, दूसरा हम इसी चेन में डिफरेंस लाएंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन बनेंगे, इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्रांचिंग के लिए हमें कोई एक कार्बन चाहिए, उस कार्बन को हमें किसी भी मिडिल कार्बन पे लगाना होता है, यानी कि हमें चेन जो है वो डिफरेंट करनी होती है। तो अगर हम इसमें से एक CH3 जो ग्रुप है इसको यहाँ से हटाकर इसके किसी मिडिल कार्बन पे रखें, यानी कि इस कार्बन पे रख दें, ठीक है। तो CH3 CH CH3 एंड CH3 1 2 एंड 3। तो इस चेन का नाम हो गया, देखो मेन चेन जो है हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी प्रोपेन, और 2 पे इसमें मिथाइल है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन या ऑल्सो नोन एज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसे हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं क्योंकि आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन है, इसलिए आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है उसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, एक तो है N ब्यूटेन और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन। दे आर चेन आइसोमर्स CI। तो कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड ये दोनों क्या है, आर CI ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। तो इसी टाइप से हम चेन आइसोमर्स बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसमें। C5H12 पेंटेन, इसके हम चेन आइसोमर्स बनाते हैं। सबसे पहला आइसोमर जो है वो स्ट्रेट चेन होगा, N ब्रांच CH3 CH2 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 एंड CH3 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 5 कार्बन है और H12 है, इसे कहते हैं N पेंटेन, स्ट्रेट चेन है। अब हमें इसमें ब्रांचिंग करनी है प्रिंसिपल चेन में। तो CH3 CH CH2 CH3 यह हमने ब्रांच कर दी 1 2 3 एंड 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो देखो मेन चेन में 4 कार्बन आ गए, पहले मेन चेन में 5 कार्बन थे, तो अपन को प्रिंसिपल चेन जो होती है उसको हमें चेंज करना होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। फिर हम इसमें और भी आगे ब्रांचिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी आप आइसोमर्स बनाते हैं तो उनके IUPAC नाम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जो हम आइसोमरिज्म यहाँ पे कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, तो इसमें IUPAC नेम जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें देखो पेंटेन आ गया, इसमें देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। अगर ये IUPAC नेम रिपीट हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो तीसरा आइसोमर देखो
इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 और ये 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन जो है इसमें 12 हो गए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब जो मेन चेन है वो ये हो गई 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। तो इसका आईपीसी नेम होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है चेन आइसोमर्स बनाने की, तो इस पेंटेन कंपाउंड का C5H12 का 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। तो कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर दी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये इनमें रिलेशन होगा, ठीक है। आपके लिए एक C6H14 हेक्सेन, इसके लिए आपको चेन आइसोमर्स बनाने हैं। कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे और सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, सबका आईपीसी नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिए इसको। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आपको सिर्फ मेन चेन डिफरेंस में लाना है, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड इसका स्ट्रेट रहेगा, बाकी के जो कंपाउंड है इसमें हमें कार्बन्स का जो है वो ब्रांचिंग करनी है, यानी कि मेन चेन में डिफरेंस लाना है। ध्यान क्या रखना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, जो फॉर्मूला है वही रहना चाहिए जितने भी आइसोमर्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हर आइसोमर्स का आईपीसी नाम आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि आईपीसी नाम से ये पता रहेगा कि भाई जो कंपाउंड है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एल्केन्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म है उसमें से चेन आइसोमरिज्म इसमें एग्जिबिट होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसमें हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में अपन बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन एल्केन्स। Conformational isomerism in alkanes, ठीक है बच्चों। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? इट इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगी, सिर्फ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगा। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स जो है वो सेम रहेगा, एटम्स का जो कनेक्शन है, जो लिंकेज है वो इसमें सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज होगा तो इसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है। द चेंज इन 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स by free rotation of single bond। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज होता है एटम्स का, किसके द्वारा? फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये जो फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड है
इसी को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड जो होगा वो फ्री रोटेट करेगा और सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से इसमें जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल वो चेंज होगा। किसका? एटम्स का। स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, या फिर कहते हैं कन्फॉर्मर्स, या फिर इसका एक और नाम है रोटामर्स। The compounds, the isomers are called conformational isomers or conformers और रोटामर्स। जो भी चेंज आके हमें जो कंपाउंड मिलता है, जो फॉर्म्स मिलती है, तो चेंज के बाद जो फॉर्म्स बनेगी उनको हम कहेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स, या फिर हम कह सकते हैं रोटामर्स। ये जो चेंज होता है सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से, ये इतना फास्ट होता है कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और इसमें जो आइसोमर्स के नंबर है वो भी इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट इसलिए होती है क्योंकि इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बीच में इंटर कन्वर्जन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि एक कन्फॉर्मर दूसरे कन्फॉर्मर्स में वेरी फास्टली क्या हो सकता है? इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तीसरा, इनके नंबर ऑफ द आइसोमर्स वो इन्फिनाइट होते हैं। और फोर्थ, इनमें जो इंटरचेंज है वो वेरी फास्ट होता है रूम टेम्परेचर। तो अगला देखो पॉइंट इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में, द नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज आइसोमर्स are inconvertible. Interconvertible to each other very fast. 8 रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बहुत ही फास्ट इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक x है और दूसरा y है, तो ये दोनों एक दूसरे में बहुत फास्टली एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो ये इंटर कन्वर्जिबल होते हैं, जिसके कारण इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और इनकी नंबर भी बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनाइट नंबर्स होती है। ठीक है, और ये जो चेंज होता है, ये चेंज सिर्फ इस फ्री रोटेशन के कारण होता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फ्री रोटेट कर सकता है, तो ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स दे गिव्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स, ओके, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। These isomers have identical chemical and physical properties. So they cannot be separated. ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, ये जो आइसोमर्स होते हैं इनमें एक डिफरेंस होता है इनकी स्टेबिलिटी का।
तो कुछ कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं और कुछ कन्फॉर्मर्स जो है वो कम स्टेबल होते हैं ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस के कारण में थोड़ा सा चेंज होगा। द कन्फॉर्मर्स आर डिफर ओनली बाय एनर्जी। एनर्जी से ये डिफर होंगे, कुछ कन्फॉर्मर ज़्यादा एनर्जी के होंगे और कुछ कन्फॉर्मर कम एनर्जी के होंगे। अब ये जो इसमें एनर्जी है उस एनर्जी का रीज़न क्या है? कन्फॉर्मर में एक रिपल्शन क्रिएट होता है जिसे कहते हैं टॉरशनल स्ट्रेन। टॉरशनल स्ट्रेन, टॉरशनल स्ट्रेन क्या होता है? द रिपल्शन बिटवीन एटम्स इन स्पेस। स्पेस के बीच में एटम्स के बीच में जो स्पेस में एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, अगर वो ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उस रिपल्शन को हम कहते हैं टॉरशनल स्ट्रेन। और ये जो रिपल्शन है वो होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास ये दो कार्बन है, इन दो कार्बन पे यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में होते हैं, इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, और इस रिपल्शन को हम कहते हैं टॉरशनल स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन होती है यह क्या कर देता है? एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू स्ट्रेन द एनर्जी of conformer will be increased, बढ़ जाती है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ऐसे कन्फॉर्मर लेस स्टेबल होंगे। सच कन्फॉर्मर आर लेस स्टेबल, ठीक है, बिकॉज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी के। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और कन्फॉर्मर्स में एनर्जी ज़्यादा किसका होगा? जिसका टॉरशनल स्ट्रेन हाई होगा। तो टॉरशनल स्ट्रेन के कारण क्या होगा? कन्फॉर्मर की एनर्जी हाई हो जाएगी, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? लोअर। और ये स्ट्रेन तब ज़्यादा होगा जब ये जो एटम्स हैं स्पेस में ये ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ज़्यादा नियर होंगे, जिसके कारण इसमें बॉन्ड पे रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन को हम कहते हैं टॉरशनल स्ट्रेन। ओके, और इससे कन्फॉर्मर की एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई कन्फॉर्मर्स जो है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। इसमें हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। देखो, पहला है न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इससे हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम एग्जांपल लेते हैं इथेन C2H6। तो इथेन में हमारे पास दो कार्बन है और दोनों कार्बन पे H लगे हुए हैं।
ठीक है, अब हम न्यूमैन के अंदर इस मॉलिक्यूल को कैसे व्यू कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं ये फॉर्मूला। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को साइड व्यू करता हूं, साइड से देखता हूं, अगर हम इसे यहां से देखें, इसे ऐसे देख रहे हैं, साइड व्यू है ये, तो साइड व्यू जब हम इसको देखते हैं यानी कि मैं इस इथेन को इस साइड से देख रहा हूं। अगर मैं इसे इस साइड से देखूंगा तो मुझे ये कार्बन तो विजिबल होगा, लेकिन इसके पीछे वाला कार्बन मुझे नहीं दिखाई देगा, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये भी मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो जो आगे वाला कार्बन है जो हमारे सामने है, और जो पीछे वाला कार्बन है जो हमने नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम विजिबल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट कार्बन, और ये होता है इसका पीछे का कार्बन। जैसे फोन में होता है ना फ्रंट कैमरा, और पीछे का होता है रियर कैमरा। तो फ्रंट कैमरा हमारे सामने होता है और रियर कैमरा उसके पीछे होता है। तो जो कार्बन हमारे सामने है उसको फ्रंट कार्बन कहेंगे, और जो कार्बन हमारे उस कार्बन के पीछे है जो हमें दिखाई नहीं देता उसे हम रियर कार्बन कहेंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जिस कार्बन को हम देख सकते हैं उससे हमें डॉट बनाना होता है। ये डॉट हमने बना दिया, तो इस डॉट का मतलब हो गया कि इट इज अ फ्रंट कार्बन। ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, जो हमारे सामने रहेगा टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर। और दूसरा जो कार्बन है जो हम देख नहीं पा रहे हैं उससे हम उसके जस्ट अराउंड एक सर्किल बनाते हैं। तो जो हमने सर्किल बनाया तो इसका मतलब ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हो जाएगा इसका रियर कार्बन। इसे हम कहेंगे रियर कार्बन, रियर कार्बन, अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर, ये देखने वाले से दूर रहेगा। अब देखो फ्रंट कार्बन पे भी 3H लगा हुआ है और रियर कार्बन पे भी 3H लगे हुए हैं। तो पहले हम फ्रंट कार्बन पे 3H लगाते हैं, ये हमने 3H लगा दिए, ठीक है। अब बैक साइड वाले जो कार्बन है उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर वो हाइड्रोजन भी इन हाइड्रोजन के जस्ट बैक है, जस्ट पीछे है, तो ये हाइड्रोजन भी हमें विजिबल नहीं होंगे। यानी कि इसके पीछे रियर कार्बन वाला H है, इसके पीछे वो रियर कार्बन का दूसरा H है और इसके पीछे तीसरा H है। तो जो हमें H दिखाई नहीं देते उनको हम इसके जस्ट नज़दीक थोड़ा छोटी लाइन से बना देते हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसके पास हो गया, ये दूसरा H हो गया और ये तीसरा H हो गया, ऐसे बनता है, ठीक है ना। यानी कि इसको आप ऐसे समझो भाई, ये रियर कार्बन था, इस पे ये 3H जुड़े हुए हैं इस टाइप से, और ये इसके आगे था फ्रंट कार्बन, इसमें भी 3H जुड़े हुए हैं इस टाइप से। अब जब मैं इस कार्बन को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये H जो है वो इस H से हाइड हो जाएगा, ये H जो है वो इससे हाइड हो जाएगा और ये H इससे हाइड हो जाएगा। तो जब दोनों को मैं इसके साथ में लाऊंगा तो ये ऐसी स्ट्रक्चर में बन जाएगा, ठीक है। अब वो हाइड तो हो जाता है, विजिबल तो नहीं होता, लेकिन हमें स्ट्रक्चर में उसके पास बना देते हैं, जिससे ये रहता कि भाई ये इसके पीछे है, ये इसने हाइड कर रखा है। तो यहाँ इन दोनों H के बीच रियर कार्बन का H और फ्रंट कार्बन का H इस फॉर्म में होता है, तो उसे कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, ठीक है। इसमें इन दोनों H के बीच का जो एंगल होता है, इस रियर कार्बन वाला H और फ्रंट कार्बन वाला H, इसके बीच का जो एंगल है इन्हें हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। अगर ये डाइहेड्रल एंगल जब ये नज़दीक होते हैं इक्लिप्स में, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे 0 डिग्री पर, तो इनमें टॉरशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसके कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे, लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एनर्जी,
इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब इसका दूसरा फॉर्म हमें बनाना है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म हम बनाते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि रोटेशन करना होता है, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करता है, फ्री रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इन H की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो H हमने पहले लगाए थे, लेकिन जैसे रोटेट करेंगे वो H भी उसके साथ रोटेट करेंगे। रोटेशन कैसे करना है आपको कि दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन को फिक्स रखना है और दूसरे कार्बन को रोटेट करना है। अगर मैं फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देता हूं यहाँ पर और पीछे वाले कार्बन को रोटेट करता हूं, तो अगर मैंने पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो पहले वो 0 डिग्री पे था, तो 60 डिग्री रोटेट करने पे क्या होगा कि ये जो H है वो इस H के 60 डिग्री पे आ जाएगा। तो इसको रोटेट करने पर मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये इसके H हो गए। एक कार्बन को फिक्स रखना है और दूसरे कार्बन को रोटेट करना है। तो देखो दूसरे कार्बन जो था उसका H 60 डिग्री पे आ गया। अब इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है, डाईहेड्रल एंगल। ऐसी स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो उसे कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। अब देखो ये दूर दूर हो गए, इससे इसका टॉरशनल स्ट्रेन कम हो जाएगा। टॉरशनल स्ट्रेन कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर स्टेबल ड्यू टू लेस एनर्जी, तो कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबल। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन कि हम किसी भी एल्केन को या किसी भी मॉलिक्यूल को उसको व्यू कैसे कर रहे हैं, उसको देख कैसे रहे हैं। न्यूमैन के अंदर हम उसको साइड व्यू करते हैं, जिसके वजह से सिर्फ हमें एक कार्बन जो हमारे सामने होता है वो दिखता है, जबकि पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई देता है। उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें दो कन्फॉर्मर बने, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। तो इथेन के न्यूमैन में हमने दो कन्फॉर्मर बनाए हैं, इक्लिप्स कन्फॉर्मर और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। समझ में आ रही मेरी बात। इसमें इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए लेस स्टेबल है, जबकि स्टैगर्ड की एनर्जी कम है तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका दूसरा प्रोजेक्शन देखेंगे। न्यूमैन था वो हमने किया है, अभी हम इसका दूसरा जो प्रोजेक्शन है वो हम इसमें देखते हैं। दूसरा प्रोजेक्शन है सोहार्स प्रोजेक्शन। सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होता है। न्यूमैन में हमने इसको साइड व्यू किया था, अब सोहार्स में आपको क्या करना होता है, इसको बॉटम से या टॉप से व्यू करना होता है। आप इसको टॉप से देख सकते हैं या फिर इसको बॉटम से देख सकते हैं। तो जब टॉप से या बॉटम से देखेंगे तो हमें ये कार्बन भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये बॉन्ड भी दिखेगा, सारी चीजें हमें विजिबल होगी। जैसा न्यूमैन में किया था वैसा नहीं है। देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि हम मॉलिक्यूल को देख कैसे रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। न्यूमैन में हम उसको साइड व्यू करते हैं, चाहे आप राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से कर लो, और सोहार्स में हम टॉप या बॉटम से करते हैं। तो टॉप या बॉटम से इसको देखेंगे तो देखो सोहार्स में इथेन के ऐसे बनेंगे। तो ये तो हो गया इनका बॉन्ड, ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, 1 और 2, ठीक है। एक लाइन बनाते हैं। अब 1 कार्बन पे 3 H है तो ये ऐसे बन जाएगा, और सेकंड कार्बन पे भी 3 H है तो ये ऐसे बनेगा। इसे कहते हैं सोहार्स प्रोजेक्शन। अब देखो ये H जो सामने है, ये 2H और ये 2H सामने है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पास है। इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। किसमें, सोहार्स प्रोजेक्शन में। अब हम इसे फ्री रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर रोटेट करने पर ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड में चेंज हो जाएगा। एक कार्बन को हमें फिक्स रखना है, तो ये फर्स्ट कार्बन फिक्स है, ये सेकंड कार्बन है, इसको हमने रोटेट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा।
चेंज हो गया। अब देखो ये सब सारे H जो है वो हमें विजिबल होंगे, एक दूसरे से दूर होते हैं और 60 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो ये H और ये H जो है वो 60 डिग्री पर है, तो ऐसा कन्फॉर्मर क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर इन सोहार्स प्रोजेक्शन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमने बना दिए इथेन के न्यूमान प्रोजेक्शन और सोहार्स प्रोजेक्शन। तो इन दो प्रोजेक्शन का हम यूज करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को बताने के लिए। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी के बेसिस पे हमने इसको स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रखा है, वो देखेंगे, और इसके बाद इसका जो पोटेंशियल डायग्राम है एनर्जी का वो भी हम स्टडी करेंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम यही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।